पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला इसलिए, और इस मंच पे उड़ीसा के लोग बहुत सारा बात तो आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ये टॉपिक है, सिंपल सी बात है, विकास का जो रास्ता है वो अच्छे सड़क से होके गुजरता है। सड़क बनता है तो विकास धीरे धीरे आता है, ये तो सबको पता ही है। पिछले 11 साल में मोदी जी की सरकार आने के बाद बहुत सारे सड़कें बना है। नितिन जी तो बोलते रहते हैं उसके बारे में, फैक्चुअली भी सबको पता है, लेकिन अभी बहुत सारा बनना बाकी भी है। और आप भी बोलते हैं और मंत्री जी भी बोलते हैं कि बहुत सारे उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन उसको समाधान करते हुए हम आगे निकल रहे हैं। क्या आगे का फोरसाइट एक्चुअल में है? अभी आगे कैसे इस विकास के रास्ते को लेके जाएंगे आप? क्या सोच है? और मैं उड़ीसा पर्सपेक्टिव में आऊंगा, लेकिन पहले नेशन के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आऊंगा अपने राज्य पे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनंदन जी एंड मैडम पांडा ऑल्सो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि पहली बार सांसद बना और पहली बार ही मेरे को जो मंत्रालय मिले हैं वो आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलता है एज रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में मेरी सीनियर हैं आदरणीय निर्मला सीतारमन जी। तो मैं ऐसा मानता हूं जो पिछले 11 सालों में देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक हाइट तक गया है, मैं उसका कुछ ग्लिम्स दे पाता हूं आपको अभी। जी जी बिल्कुल। 2014 से पहले देश के अंदर 92,000 किलोमीटर और हाईवेज था। पिछले 11 सालों के अंदर हमने लगभग 56,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया है। और ये जो नेशनल हाईवेज हैं, आप इसमें एक फैक्ट और बताना चाहता हूं 14 से पहले जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स थे वो सिर्फ 92 किलोमीटर थे। आप नितिन जी और मोदी जी की स्पीड देखिए, आज की डेट में वो 2500 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज, हाई स्पीड हाईवेज बन गए। मतलब 65 सालों की आजादी के बाद में सिर्फ 92 किलोमीटर और 11 साल में 2500 किलोमीटर के हाई स्पीड हाईवेज हमने बनाए हैं। और अगर मैं बताऊं कि स्पीड ऑफ मेकिंग द हाईवेज बिफोर 2014 इट वाज 12 किलोमीटर पर डे एंड नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर डे ऑफ मेकिंग हाईवेज इन इंडिया। और ये हाईवेज केवल कंक्रीट की और बिटुमन की रोड्स नहीं है जी, ये हाईवेज देश की तरक्की की रोड हैं, देश की इकोनॉमी की रोड हैं। आज हम 1 रुपया अपने नेशनल हाईवे पे खर्च करते हैं तो वो हमारी जीडीपी में 3.2 रुपीस को ऐड करता है, 3 टाइम्स अपना एडिशन देता है वो। और इसमें अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं आप, तो पिछले 5 साल में हमने केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से 550 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है इन प्रीवियस 5 इयर्स ओनली। तो ये अगर इसके साथ मैं जोड़ दूं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को, 2014 से पहले 3.5 लाख किलोमीटर थी, गांवों को हाईवेज के साथ जोड़ना। आज गांव के अंदर 7.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण सड़क योजना बनी है। इसका अर्थ आप देखिए, पिछले 11 सालों में हमने मोर देन 4 लाख किलोमीटर ऑफ ग्रामीण सड़क योजना बनाई है। और इसका फायदा बताता हूं कि आज एक भी गांव देश में ऐसा नहीं है जो किसी नेशनल हाईवे से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। मतलब आज गांव की तरक्की में, देश की इकोनॉमी में, हमारे गांव के उन भाइयों बहनों का जो उनका गांव का प्रोड्यूस है, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, फल, दूध, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स, सब्जी, जो कि 5-6 घंटे में खराब हो जाता है, पेरिशेबल आइटम है,
वो 12, 15, 16 घंटे, 20 घंटे उनको लगते थे किसी मार्केट तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचने के लिए। आज 4-5 घंटे में मैक्सिमम गांव का प्रोड्यूस मार्केट में ग्रामीण सड़क योजना और हमारे इन हाईवेज के माध्यम से पहुंचता है, जिसके कारण से आज गांव भी तरक्की कर गया जी। और भारत की इकोनॉमी भी विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन के निकली। जी, आप ग्रामीण की बात की तो मैं अपने राज्य पे आता हूं। नहीं, अभी आपको कुछ बातें और बता देता हूं। अच्छा, चलिए। जो हमारे माइलस्टोन्स हैं, आज अगर आप देखेंगे तो हमने उत्तराखंड में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं विकास के साथ विरासत, विकास तो है ही, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, हमारा कल्चरल हेरिटेज है, उसको भी हमने पूरे देश के साथ जोड़ा है। चाहे वो उत्तराखंड में 4 धाम का हमने कॉरिडोर बनाने की बात की है, वो बना रहे हैं। इसके साथ साथ ऑल वेदर कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन, दैट पार्ट ऑफ इंडिया जो 6 महीने बर्फ में दबा रहता था, आज मनाली से लेह जाने के लिए ऑल वेदर रोड है, जिसे हम अटल टनल बोलते हैं जी आज, और उसकी वजह से टाइम भी कम हुआ है। और ऑल वेदर लाहौल स्पीति वैली जो हिमाचल में है, वो 6 महीने से डिस्कनेक्ट रहती थी बाकी देश के साथ, आज अटल टनल के कारण वो कनेक्टेड है। इसी तरह श्रीनगर को अगर हमें करगिल से जोड़ना है तो उसके लिए जो जेडमो टनल हमने अभी अभी इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री जी ने, वो भी हमारे नॉर्थ जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है उसके कारण से हो पाया। और इसके अलावा एक बात और बताता हूं आपको, असम को मेघालय से जोड़ने के लिए, मैं नॉर्थ ईस्ट पे आता हूं, असम को मेघालय से जोड़ने के लिए जो एक 18 किलोमीटर का ब्रिज बना रहे हैं, जो कि 28 में जाकर के पूरा होगा, जिसको ढोला, उस ब्रिज को 200 किलोमीटर जाने की बजाय केवल 18 किलोमीटर में वो फुलवारी ब्रिज है, जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर सबसे लंबा स्पैन का ब्रिज बनने वाला है। वो अगर बनता है तो वो स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सोचिए 200 किलोमीटर की बजाय केवल 18 किलोमीटर, जो 8 घंटे लगते थे, वो 1 घंटे में हम पहुंच पाएंगे ऐसे। और चेनाब ब्रिज आप सबने अभी रिसेंटली देखा, प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया, ऑल्दो वो रेलवे ब्रिज है, लेकिन ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमने विश्व स्तरीय ग्लोबल बेंचमार्क्स को सरपास करते हुए देश की जनता को दिया है, इससे न केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, न केवल दूरियां मिटी हैं, पर देश की इकोनॉमी भी आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन के आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। जी, इसलिए तो मैंने बोला कि विकास का जो रास्ता है वो अच्छे सड़क से होके गुजरता है। अभी आ जाऊं, मैं थोड़ा उड़ीसा के ऊपर आता हूं। मैं ये बोल रहा था कि उड़ीसा में लगभग 5,500 या उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। और आपने क्योंकि ग्रामीण सड़क की बात की, तो केंद्र की तरफ से लगभग 6,000 करोड़ रुपए दिया भी गया हुआ है उड़ीसा सरकार को कि ग्रामीण सड़कों का भी विकास कीजिए आप। तो उसको लेके, क्योंकि उड़ीसा में दिक्कतें वही आती है लोगों, आज भी जैसे आपने बोला कि ग्रामीण लोगों को उसका एक शिकायत हमेशा रहता है कि शायद हमारे यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, या फिर जो बना है उसमें कुछ पिछले की जो सरकार थी उसमें कुछ ऐसे किया गया है कि वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। बन तो गया था, लेकिन उसको लेके क्या विजन है आगे चल के? उड़ीसा में ये 2 दिक्कतें हैं, एक तो नेशनल हाईवे का, उसको लेके क्या क्या विजन हैं आगे, और ग्रामीण सड़क। सबसे पहले मैं ओटीवी को भी धन्यवाद देता हूं, और ओटीवी के माध्यम से उड़ीसा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, बहुत धन्यवाद देने का कारण है मेरे पास कि उन्होंने इस बार उड़ीसा में ऐसी सरकार चुनी है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि अब डबल इंजन की सरकार हो गई। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए बिल्कुल कमिटेड है कि हम जो बात बोलते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो बात बोलता है, जो वायदा करता है, जो संकल्प करता है बिफोर इलेक्शन, उसको हम पूरा करते हैं। और हमने उड़ीसा की जनता का धन्यवाद, बीजेपी की सरकार आई है इस कारण से, सुभद्रा योजना को जो हमने वायदा किया था उड़ीसा की माताओं बहनों के लिए, उसको पूरा करना शुरू किया है।
और 1 करोड़ से ज्यादा माता बहनों को जो सरकारी नौकरी में नहीं है, उनको हमने 50,000 रुपए देकर के, जो कि लगभग मोर देन 50% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ उड़ीसा है, उनको देकर के पूरा किया है। न केवल ये बात, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की, तो केवल देश के अंदर 3 राज्य ऐसे रह गए थे जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की। आयुष्मान भारत योजना है कि गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में साल में एक बार फ्री। ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री जी ने जब 2024 के चुनाव से पहले ये कहा था कि पूरे देश में 70 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, अमीर है या गरीब है, उन बुजुर्गों को भी आयुष्मान वय वंदन योजना में 5 लाख का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री मिलेगा। उड़ीसा में सरकार आते ही सबसे पहले हमने आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान वय वंदन योजना उड़ीसा वासियों के लिए शुरू की है। तो जो हम कहते हैं, जो वायदा करते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो ये उड़ीसा वालों के लिए ही, मैं उड़ीसा वालों को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। और इसके अलावा जो बात प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कही है कि 1 नेशन 1 गैस ग्रिड, आज जो पाइपलाइन गैस है जो किचन में जाती है और उससे हमारी माता बहन अपना किचन की गैस चलाते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी योजना उड़ीसा के लिए प्रधानमंत्री जी ने दी है। 2500 किलोमीटर का ऊर्जा गंगा परियोजना में गैस पाइपलाइन, जो कि जगदीशपुर से चल करके हल्दिया तक जाएगी और वो 5 बड़े राज्यों से होकर के जाएगी, जिसमें उड़ीसा भी है। तो ये भी एक बड़ा तोहफा उड़ीसा की जनता को प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, जिसमें न केवल रसोई तक जाएगी, पर उड़ीसा के जो बड़े इंडस्ट्रियल शहर हैं, चाहे वो भुवनेश्वर का हो या कटक का हो, उन इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये वाली गैस मुहैया हो पाएगी। ये भी प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। अगर मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो उड़ीसा में इस समय लगभग 6000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है और अभी जो इस समय ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 65 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवेज के चल रहे हैं, जो कि लगभग 1200 किलोमीटर के हैं और उनके ऊपर जो खर्चा है वो 26,300 करोड़ का खर्चा हम उड़ीसा में इन 65 प्रोजेक्ट्स जो ऑनगोइंग चल रहे हैं उस पर खर्च कर रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हमने उड़ीसा के नेशनल हाईवेज के लिए, हाई स्पीड कॉरिडोर्स के लिए दिए हैं, कुछ उसमें से अभी सैंक्शन हो गए हैं, कुछ पाइपलाइन में है, लेकिन हमने लगभग 55,000 करोड़ के हाईवेज के प्रोजेक्ट उड़ीसा को दे दिए हैं, जो कि जल्दी ही फ्लोर पर आना शुरू कर देंगे। तो आप सोचिए, 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं और 55,000 करोड़ के नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन कर दिए हैं, जो कि जल्दी ही फ्लोर पर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं इसमें से कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स के नाम भी बताऊं आपको, तो जो 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रायपुर विशाखापट्टनम का कॉरिडोर है, जो कि उड़ीसा में लगभग 240 किलोमीटर है, ये 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसको हम उड़ीसा वाले पार्ट को इसी साल जून तक कंप्लीट भी करके देंगे। अच्छा जी। और केवल यही बात नहीं, इसके अलावा एक 8 लेन का बड़ा प्रोजेक्ट जो कि 77 किलोमीटर्स का है, लगभग 3500 करोड़ रुपए का, चंडीखोले और प्रादीप सेक्शन, जो हम कोस्टल हाईवेज की बात करते हैं, जिससे कि स्मूथ मूवमेंट और उसके साथ साथ कोस्टल बिजनेस को प्रमोट करने में भी ये कोस्टल हाईवे वाला जो सब्जेक्ट है, इसको लेके मेरा सवाल भी था। आप क्योंकि बोल रहे हैं, वो थोड़ा खुल के बोल दीजिए कि कब तक आएगा, क्योंकि लोग वो जानना चाहते हैं कि ये बनेगा तो कब बनेगा कोस्टल हाईवे। जून 27 तक ये हाईवे हम कंप्लीट करके उड़ीसा की जनता को सपोर्ट करेंगे। और ये इसके साथ साथ जो हमारी
मेट्रो सिटीज हैं उनमें ट्रैफिक कंजेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इसी तरह उड़ीसा के भी कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज हैं जिनका हम बाईपास बनाना भी शुरू कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो नायागढ़ का 300 करोड़ रुपए का मार्च 26 तक हम बाईपास बना करके नायागढ़ को ट्रैफिक कंजेशन से, जो ट्रैफिक उस सिटी में जाने की जरूरत नहीं है वो बाईपास से जा पाएगा। इसी तरह झारसुगुड़ा में भी लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से जुलाई 27 में हम बाईपास कंप्लीट करेंगे और रायगढ़ और जेकेपुर का 324 करोड़ की लागत से हम इसी साल जून में इसको कंप्लीट करके देंगे, जिससे वहां का आवागमन और बिजनेस दोनों चीजें फ्लरिश कर सकेंगी जी। इसके अलावा जो हमारा स्टेट पीडब्ल्यूडी ऑफ उड़ीसा है उसमें केंद्र की तरफ से लगभग 6000 करोड़ रुपए का हमने सीआईआरएफ का फंड स्टेट उड़ीसा पीडब्ल्यूडी को दिया है ताकि वो स्टेट के अंदर की रोड्स को भी ठीक से बना सके जनता की सहूलियत के लिए, सही आवागमन के लिए। जी, ट्रैफिक कंजेशन की बात आपने किया तो भुवनेश्वर रिंग रोड के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा। जी, भुवनेश्वर रिंग रोड भी आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंटली बोला है। भुवनेश्वर रिंग रोड भी हम जल्दी ही विद इन 7-8 मंथ्स कंप्लीट करके उड़ीसा की जनता को, क्योंकि बहुत दिक्कतें वहां पे भी आ रहे हैं। भुवनेश्वर में ट्रैफिक का हालत बहुत खराब होता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, और जल्दी उसके लिए, क्योंकि उड़ीसा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार उड़ीसा को दी है, तो हमारा पूरा फर्ज बनता है कि हम उड़ीसा की जनता को ईज ऑफ लिविंग भी दें। तो भुवनेश्वर की जनता को भी हम जल्दी उनका रिंग रोड देने वाले। इसको अगर थोड़ा हम डीपली जाएं, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव में हमने बहुत ट्रैफिक देखा, उसको लेके भी सरकार ने कुछ सोचा है, तो उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोचा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और किस तरीके से गुड़गांव के ट्रैफिक को भी कम किया जा सकता है। उसी तरीके से भुवनेश्वर है, बाकी भी बहुत सारे शहर है जहां पे शहर के अंदर जो पहले के जमाने के जो रोड्स थे उसके वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिन प्रतिदिन, गाड़ियों की संख्या तादाद बढ़ रहा है। दिल्ली और भुवनेश्वर से बाहर निकाल कर दोबारा पूरे देश के एक सिनेरियो पे लेके जाता। जी जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रॉब्लम दिल्ली के कंजेशन की है, भुवनेश्वर के कंजेशन की है, ऐसे 89 जो मेजर सिटीज देश की हैं जी, उन सब में आइदर रिंग रोड और बाईपास हम देने जा रहे हैं, और उसमें से मोर देन 70% के काम ऑनगोइंग हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द 30% है वो सब प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, ताकि देश के जो 89 बिजी कंजेस्टेड शहर हैं उनके अनवांटेड ट्रैफिक जो उस शहर में आता है, जिसको सिर्फ उसमें से पास होके जाना है, उसको वहां कोई काम नहीं है, उनको उस सिटी में एंटर ना करना पड़े, जिससे कि पॉल्यूशन भी कम होता है और वहां का ट्रैफिक कंजेशन भी कम होता है। क्योंकि मैं दिल्ली से सांसद हूं और मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट का काम भी है पूरे देश का, तो मैंने दिल्ली के लिए भी मेरा कुछ दायित्व बनता है। उसमें हमने दिल्ली का डीकंजेशन प्लान भी किया। मैं पहले गुड़गांव पे आता हूं। अच्छा, तो हम दिल्ली का जो आउटर पार्ट है जो गुड़गांव की तरफ जाता है, या गुड़गांव से जो लोग आते हैं, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स रोज गुड़गांव जॉब के लिए जाते हैं, तो हमने द्वारका एक्सप्रेसवे लास्ट ईयर प्रारंभ किया दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए। इसी तरह अभी हम एक गुड़गांव से जब दिल्ली आते हैं, उसी द्वारका एक्सप्रेसवे से आने के बाद वहां पर एक बॉटलनेक बन जाता है, तो वहां भी अभी जाम लग रहा है। लेकिन हमने दिल्ली की डीकंजेशन के लिए 24,000 करोड़ की परियोजना को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नितिन जी के नेतृत्व में अलाउ किया है, जिसमें गुड़गांव में शिव मूर्ति है, वहां से नेल्सन मंडेला मार्ग तक एक 5 किलोमीटर का टनल हम बनाने जा रहे हैं, जो कि डीपीआर स्टेज पर है, और जिससे कि वो ट्रैफिक स्मूथ होगा, सिग्नल फ्री होगा, और जिसमें आज 1 घंटा लगता है वो 10 मिनट में वहां से क्रॉस कर पाएंगे। ये गुड़गांव के डीकंजेशन का बताया। और इसके अलावा दिल्ली में आईएनए और एम्स जहां पर है, वहां से गुड़गांव के लिए एक एलिवेटेड रोड का प्रपोजल भी हमने सैंक्शन किया है, ताकि वो पहले दिल्ली से महिपालपुर तक का एलिवेटेड रोड, फिर वहां से गुड़गांव और फरीदाबाद को भी टच करेगा। इसके अलावा
दिल्ली में क्योंकि चारों तरफ मेजर नेशनल हाईवेज हैं, जैसे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर अभी हम बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, अगर हमें आज दिल्ली से मुंबई जाना है तो जो जयपुर, जो गुड़गांव जयपुर से होते हुए रास्ता है, उसमें लगभग 33 घंटे लगते हैं मुंबई जाने के लिए। अभी जो हम 1250 किलोमीटर का लगभग 14,000 करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उसमें हमें अब 33 घंटे नहीं लगेंगे, अब हम 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जा पाएंगे। और क्योंकि वो दिल्ली से प्रारंभ हो रहा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी है, दिल्ली से देहरादून का भी हम एक नया एक्सप्रेसवे शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली से देहरादून जाना है तो उसमें कम से कम 5 साढ़े 5 घंटे लगते हैं। लेकिन जिस दिन अगले महीने या किसी भी समय जब प्रधानमंत्री जी उसको उद्घाटित करेंगे तो दिल्ली से देहरादून जाने में 2 या 2.5 घंटे लगेंगे। ये इतने एक्सप्रेसवे जब दिल्ली और इसके आसपास हैं तो वहां पर मान लीजिए हरियाणा सोनीपत से किसी को दिल्ली देहरादून जाना है तो उसको दिल्ली में एंटर करना पड़ेगा, अक्षरधाम तक आना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमारा प्रपोजल है कि हम अलीपुर में, जहां पर हमारा UER-2 प्रारंभ हो रहा है, अभी UER-2 के भी आपको सेलिएंट फीचर्स बताऊंगा। UER-2 जहां से प्रारंभ हो रहा है वहां से वहां तक आकर के उनको उत्तर प्रदेश की ट्रोनिका सिटी के लिए हम एक 17 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं, जो कि दिल्ली देहरादून को टच करता है। वो कॉरिडोर जो नया हम 17 किलोमीटर का अलीपुर से ट्रोनिका सिटी को हम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से टच करेंगे, ताकि हरियाणा से आने वाला, सोनीपत पानीपत से आने वाले ट्रैफिक को दिल्ली में अक्षरधाम तक ना आना पड़े। 1 घंटा वहां भी लगेगा आने में, वो दिल्ली एंटर करते ही शंभू बॉर्डर से ट्रोनिका सिटी तक पहुंच पाएंगे, दिल्ली देहरादून टच कर पाएंगे। सिमिलरली जिस ट्रैफिक को देहरादून से नोएडा जाना है तो उसको भी अक्षरधाम से होते हुए नोएडा जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने ट्रोनिका सिटी से एक 42 किलोमीटर का स्पर सैंक्शन किया है, जो कि गाजियाबाद होते हुए नोएडा जाएगा और वो फर्दर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में फरीदाबाद को जाकर के सोहना से मिलेगा। तो ये कनेक्टिविटी डायरेक्ट हम उधर से कर रहे हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट कटरा अमृतसर दिल्ली, जिसको हम डाक बोलते हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा, वो भी हमारा अगले 1 साल के अंदर अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। हरियाणा का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा सिर्फ पंजाब के कुछ पार्ट में समय लग रहा है, तो वो ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे आकर के टर्मिनेट करता है। कटरा और अमृतसर से होते हुए जब वो दिल्ली में एंटर करता है तो वो ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे टच करता है। अगर वहां से आने वाले व्यक्ति को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचना है तो ईस्टर्न पेरिफेरल वे से UER-2 जो अभी नया बनाया है वहां तक टच करने के लिए भी एक कॉरिडोर सैंक्शन किया है, ताकि उस ट्रैफिक को दिल्ली में एंटर ही ना करना पड़े। जो अभी हमने UER-2 बनाया है, UER-2 लगभग 70 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे है दिल्ली के अंदर, जिसको हम 3rd रिंग रोड बोल सकते हैं। पहले अगर हरियाणा के ट्रैफिक को इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना है तो 2-2.5 घंटे लगते थे, और वो पूरी दिल्ली को मुकरबा चौक से होते हुए पीरागढ़ी और रोहिणी होते हुए वो धौला कुआं पहुंचते थे। धौला कुआं ये सब कंजेस्टेड करते थे, जहां ट्रैफिक जाम होता था। अब UER-2 से आएंगे तो जो 2 घंटे पहले लगते थे, अब 45 मिनट में सिग्नल फ्री कॉरिडोर से सीधा अलीपुर से, शंभू बॉर्डर से अलीपुर और अलीपुर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच पाएंगे। ये हमने दिल्ली को दे दिया है, और फर्दर दिल्ली डीकंजेस्ट ना हो उसके लिए, जैसे एक हमारा पॉइंट कालिंदी कुंज का पॉइंट है, वो भी अभी बहुत चोक्ड रहता है। वहां पर भी हम सिग्नल फ्री एक सर्कल बनाने जा रहे हैं, एम्स और धौला कुआं की तरह जो हमने बनाया। वहां पर नोएडा जाने वाला ट्रैफिक है, मयूर विहार जाने वाला ट्रैफिक है, सरिता विहार अपोलो हॉस्पिटल जाने वाला ट्रैफिक है, फरीदाबाद जाने वाला ट्रैफिक है। वो जो अब आधा पौना घंटा 1 घंटा का जाम लगता है, उसको भी सिग्नल फ्री करने जा रहे हैं, जो कि 5-10 मिनट में उस एरिया को क्रॉस कर पाएंगे। बात सिर्फ रोडवेज की नहीं है, ज्यादातर लोग जानते हैं, नहीं जानते मुझे नहीं मालूम। उड़ीसा में वाटरवेज भी बन रहे हैं और 2-3 बन रहे हैं, और उसमें क्योंकि माइनिंग बेल्ट है तो वहां उसको लेके भी बहुत अच्छा सोच है।
सेंट्रल मिनिस्ट्री का, और उसके बारे में भी नितिन जी पहले बोल चुके हैं और वो भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन लोगों का 2-3 सवाल है, मैं क्योंकि आप हमारे बीच मौजूद है तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। एक है कि स्पीड सस्टेनेबिलिटी को लेके जब आप आगे बढ़ रहे हैं, ये जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं और लगभग सालाना 1,80,000 के इर्द गिर्द वो भी नंबर आता है और वो बहुत चिंताजनक है। तो कैसे इन दोनों को साथ में लेके हम चलें? बहुत वैलिड क्वेश्चन है और ये बहुत बड़े कंसर्न का क्वेश्चन है जिसको हम लगातार एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, जहां हमारी स्पीड बढ़ रही है, हाईवेज बढ़ रहे हैं, वहां पर एक्सीडेंट्स भी इस समय लगभग एक साल में 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 1,80,000 एक्सीडेंट्स फेटल हैं जहां पर जान जाती है। तो रोड सेफ्टी को लेकर के भी हमने लगातार बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली 14,000 ऐसे डार्क पॉइंट्स जहां पर एक्सीडेंट होता है, डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई किया है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट है वो उसका बड़ा कारण ट्रैफिक रूल्स को ओबे ना करना, ओवर स्पीडिंग है, हेलमेट ना पहनना, ड्रिंक एंड ड्राइविंग करना, ये मेजर कारण है। ये साइंटिफिकली प्रूवन डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूं। तो उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अगर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू उस हाईवे पर है तो उसको हम टेम्परेरीली भी ठीक कर रहे हैं और परमानेंटली भी उस डार्क स्पॉट को इरेडिकेट करने का काम हमने डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कहीं फ्लाईओवर देना है या कहीं कोई शार्प कर्व है, उस कर्व को चाहे कितना भी पैसा लगे या कितना भी हमें फर्दर उस पर काम करना पड़ रहे, हम लगातार कर रहे हैं। और एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मंत्रालय ने जब रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है, चाहे वो हाईवे पे है चाहे वो कहीं भी है, उसमें हमारी मॉर्थ ने, मिनिस्ट्री ने कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा देनी शुरू कर दी है, जिसमें जिनका एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, उनको तुरंत गोल्डन आवर, जो 1 घंटे का गोल्डन आवर है, उस गोल्डन आवर में हॉस्पिटल तक पहुंचाना और 7 दिन तक उसका इलाज करना या 1.5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करना, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम हमने प्रारंभ की है, जिससे कि जो एक्सीडेंटल केसेस हैं, नॉट ओनली ऑन हाईवेज में बोल रहा हूं बार बार, रोड पर जो एक्सीडेंट हैं उनको हमारी तरफ से कैशलेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा हमने प्रारंभ की है। जैसे ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग ऐसे बहुत दफा बोल भी देते हैं कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए सरकार तो जिम्मेवार हर समय नहीं होता। सरकार तो डेवलपमेंट के लिए रोड बना रहा है, लेकिन लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव भी चलता है, बहुत गैर जिम्मेदार तरीके से लोग गाड़ी भी चलाते हैं। ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है और इसके साथ साथ ड्रिंक एंड ड्राइविंग नहीं करना है, हेलमेट जरूर पहनना है। देखने में यह आता है कि लगभग 70% एक्सीडेंट 35 इयर्स से नीचे के युवाओं का है। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पर हम डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हाईवे पे या रोड पर फ्लॉ देखते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करके 14,000 डार्क स्पॉट्स को हमने इरेडिकेट किया है। तो इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो टोल गेंट्रीज हैं, हमने वहां पर लाइफ सपोर्ट की बहुत अच्छी एम्बुलेंस की भी व्यवस्था वहां की है। एवरेजली हमारे हाईवेज पर जो टोल है वो 65 to 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो कोई भी एम्बुलेंस ट्रैफिक स्पॉट तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम समय लेती है। और उसमें हमने एक टोल फ्री नंबर 1033 हर हाईवे के ऊपर लगा होता है, जो कि हमारे एक सेंट्रल कंट्रोल रूम के साथ टच होता है। और हमारी कोशिश होती है कि उस फोन को प्रॉपरली अटेंड करके सूचना तुरंत वहां तक पहुंचे और कोई एक्सीडेंट है तो उसको तुरंत एड्रेस किया जाए। इसकी चिंता और व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स ने, मध्य प्रदेश ने, मैं नाम लेके बोलना चाहूंगा कि एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करनी शुरू की है एक्सीडेंटल केसेस के लिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अगर और राज्य भी इसको, क्योंकि ये कॉस्टली है,
लेकिन जान से कीमती कुछ नहीं होता। अगर हम जान बचा सकते हैं, पहले 1 घंटे में अगर हम जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको ट्रीटमेंट तक पहुंचा पाते हैं तो हम जान बचा पाते हैं। तो एक्सीडेंट्स को लेकर के, रोड सेफ्टी को लेकर के हमारा मंत्रालय भी बहुत संवेदनशील है। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो जब हमने ऐसे लोगों से पूछा कि मंत्री जी आ रहे हैं, क्या सवाल पूछे, तो एक सवाल लोगों की तरफ से भी आया कि ये टोल प्लाजा में जो हम देते हैं, पैसे भरते हैं, वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है कि आगे चल के? हमने ऑलरेडी कम किया है। आप देखिए, ये इतनी बड़ी योजना है, मैं उसका उदाहरण आपको कैलकुलेशन के साथ दे सकता हूं। हमने 3,000 रुपए का एक यूनिवर्सल पास, आप 1 साल में 3,000 रुपए दीजिए और 200 बार आप टोल को क्रॉस कर सकते हैं। मींस 15 रुपए आपको टोल का एंट्री लगेगा। जो 200 रुपए का टोल है वहां भी 15 रुपए लगेगा। और 20 किलोमीटर की रेडियस पर हम 340, कोई हाईवे निकल रहा है, वहां पर टोल है, तो उसके आसपास के रहने वाले जो 20 किलोमीटर में रहने वाले गांव है या कस्बा है या शहर है, उनको केवल 340 रुपए का एक मंथली पास बनवाना है। उसमें वो n नंबर ऑफ टाइम्स उस टोल पर निकल सकते हैं। अगर उदाहरण दूं, अलीपुर पर एक टोल एंट्री है हमारे दिल्ली में, UR2 पर। अलीपुर से आगे जाते हैं तो UR2 पर उसका टोल की कॉस्टिंग इट इज अराउंड 260 रुपीज। और अगर 20 किलोमीटर की विसिनिटी के गांव वाले या शहर वाले लोग 340 रुपए का पास बनवाते हैं तो 1 महीने के लिए उनकी एंट्री, आना और जाना फ्री है। तो हमने दोनों तरह की व्यवस्थाएं हमने की हैं। 3,000 रुपए का 1 साल का पास जिसमें 200 एंट्रीज फ्री है, तो 15 रुपए पड़ता है, जो कि 250 रुपए का टोल है वो सिर्फ 15 रुपए में पड़ता है। तो ये व्यवस्था हमने की। हालांकि टोल को भी समझने की आवश्यकता है। जी जी, वो आपको इतनी सुंदर फास्ट मूविंग रोड्स मिल रही हैं। आज आपको दिल्ली मुंबई जाना है तो 33 घंटे की जगह 12 घंटे में अगर आप पहुंचते हैं, और उसमें अगर आपको 3,000 रुपए का पास ले लेते हैं तो जितने भी टोल होंगे आपका मैक्सिमम 500 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है। पर आप सोचिए, कहां 33 घंटे और कहां 12 घंटे में आप मुंबई पहुंचते हैं 500 रुपए एक्स्ट्रा देकर के, तो कितना टाइम बचता है, कितना फ्यूल बचता है और कितना आपका पैसा बचता है। तो टोल रोड्स को जैसी नई बनती है वैसी लगातार मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें एक बात और बताना चाहता हूं टोल से संबंधित। हम एक नई स्कीम टोल कलेक्ट करने के तरीके में बताना चाहता हूं, जो ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर हम लागू करने जा रहे हैं, जिसमें अब टोल पर कई बार पहले 1-1 घंटे का जाम लगा करता था, लेकिन अब क्योंकि फास्टैग से पैसा ले लिया जाता है, एक गैंट्री पे जब व्हीकल पास करता है उस पर फास्टैग लगा है तो उस फास्टैग के वॉलेट से पैसा ले लिया जाता है। फिर भी स्लो होना पड़ता है, 0 की स्पीड है, 5-10 मिनट में किसी भी टोल से इस समय व्हीकल पास हो जाता है। अभी जो हम ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर का स्कीम लागू करने जा रहे हैं, अब टोल गैंट्री पर बड़े स्कैनर्स और कैमरास लगे होंगे जो कि आपकी नंबर प्लेट को रीड करेंगे और आप 80 की स्पीड से भी उस टोल गैंट्री से पास कर पाएंगे। मतलब आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है किसी टोल गैंट्री पर। अगर आपके फास्टैग वॉलेट में पैसा है तो आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है, आप थ्रू 80 की स्पीड से पास कर जाएंगे। ये हम टोलिंग सिस्टम में और एक बड़ा काम करने जा रहे हैं जल्दी। जैसे जगन्नाथपुरी हम जाते हैं, सारे लोग जाते हैं उड़ीसा के, तो पिपली के पास एक टोल गेट है, और जैसे आपने बताया कि वहां पे सब बंदोबस्त होके भी थोड़ा बहुत जाम लग जाता था जब लोग वहां पे ज्यादा तादाद में जाते हैं। लेकिन एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा, अभी रोड कांग्रेस का सेशन हुआ उड़ीसा में, वहां गडकरी जी आए थे, उन्होंने बोला कि जो समस्या है, समस्या पैसा खर्च करने का नहीं है, विजन भी है, पैसा भी है, हम करना भी चाहते हैं। उसमें एक बाधा यह है कि लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस, वो ये भी बोले कि लगभग 11,000 करोड़ तो हम देने के लिए तैयार हैं, जैसे आपने कुछ आंकड़े भी रखे सामने, लेकिन एक इसमें बाधा आ रहा था। अभी डबल इंजन का सरकार आ गया
तो क्या हम एक्सपेक्ट करें, कितने तेजी से ये जो सेफ्टी और सस्टेनेबल स्पीड बढ़ रहा है आगे, और स्पीड इसमें आएगा? देखिए, जहां डेवलपमेंट है वहां पर जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो करना पड़ेगा, एनवायरमेंट की भी चिंता करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत से हाईवेज ऐसे बनाए हैं जो किसी नदी के बैंक पे हमने एलिवेटेड हाईवे बनाया, वो हमने नदी के ऊपर, नदी के बीच में से होकर के, सूखी नदी के बीच में से नहीं बनाया, या किसी वाइल्ड लाइफ के बीच में से होकर के नहीं बनाया। हमने या तो वाइल्ड लाइफ के नीचे से टनल दिया है या वाइल्ड लाइफ के ऊपर हमने एलिवेटेड हाईवे दिया है। उसके लिए हमें एनवायरनमेंट की चिंता भी करनी होती है, हमें फॉरेस्ट से क्लियरेंस भी चाहिए और स्मूथ मूवमेंट भी चाहिए। तो इन सब का इंटीग्रेशन सबसे ज्यादा आवश्यक है। जहां तक आपने बात की कि 11,000 करोड़, मैंने तो आपको बताया उड़ीसा के लिए जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग 26,000 करोड़ के इस समय चल रहे हैं, जो कि हम, उन्होंने बोला था जो फंसा हुआ है, मतलब आगे, और देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द बेटरमेंट। तो 55,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने प्रपोज किए हैं उड़ीसा के लिए नेशनल हाईवेज की तरफ से। 6,000 करोड़ रुपए हमने अभी उड़ीसा गवर्नमेंट को सीआरएफ फंड में दिया है उनकी इंटरनल रोड्स की डेवलपमेंट के लिए। तो लैंड एक्विजिशन एक समस्या है। लैंड एक्विजिशन का मतलब है जो सरकारी लैंड है वो जल्दी से एक्वायर होती है। हम, जो हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग, अगर हम किसी फार्मर से या किसी ब्राउन फील्ड में से निकलती है तो किसी का घर बना है, जब हम लैंड एक्वायर करते हैं तो मार्केट रेट का 4 टाइम्स कंपनसेशन हम देते हैं, जो कि हमारे कानून के मुताबिक हम बहुत अच्छा कंपनसेशन देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम है, कई बार वो लैंड एक्विजिशन लिटिगेशन में चला जाता है। तो माननीय न्यायालयों की बात भी हमें माननी पड़ती है। मैंने कहा कि लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि देश की तरक्की के लिए या हाईवेज को और बनाने के लिए, आपके शहर को स्मूथ मूवमेंट देने के लिए जहां तक संभव हो सके हम कम से कम तंग करके लैंड एक्वायर करते हैं और कंपनसेशन पूरे से ज्यादा देते हैं। जी जी, यहाँ पे विजन डॉक्यूमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट का है, जिसमें ये 2036 का हमारा 100 साल पूरा हो रहा है और 47 तक मोदी जी का जो विजन है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हम लगभग 36 से लेके 2047 तक क्या कुछ देखने की उम्मीद रखे इस सरकार से, और आगे जब ये सरकार दोबारा भी बनेगा, दोबारा चुन के आएगा, तो क्या उम्मीद रखें? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए और कहने के लिए और गुड विशेस के लिए कि सरकार दोबारा आती रहेगी। वो इसलिए भी आती रहेगी, आज अगर अच्छा काम करेगी सरकार तो लोग तो चुनेंगे हमेशा। हमने 11 साल में जो काम किया है वो पिछले 65 वर्षों में नहीं हुआ है। चाहे वो पूरे देश की बात करूं या 20 राज्यों में जो एनडीए की सरकार है और 13 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है, किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में बनी है, और हम लगातार, अब दिल्ली में भी दिल्ली की जनता ने भी बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, और सब असम में भी फिर तिबारा हमारी सरकार बनने जा रही है, त्रिपुरा में भी हमारी 2 बार से सरकार है। तो ये जनता का हमारे ऊपर, बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के नेतृत्व पर, आदरणीय मोदी जी पर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर जो विश्वास बना है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम डिलीवर करते हैं, हम संवेदनशील सरकार हैं। जनता, गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर के अमीर से अमीर व्यक्ति के लिए हमने सब कुछ देने का प्रयास किया है। अगर 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो एक वाक्य कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। केवल कहा नहीं है, इसके लिए 200 से ज्यादा योजनाएं गरीब कल्याण की, जन कल्याण की बनी है, और न केवल बनी है, उनको मूर्त रूप दिया है। इसके कारण से आज 11 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर और चूल्हा दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देखा कि उनकी मां ने, उनकी मासी ने लकड़ी जला करके अपने फेफड़े खराब कर करके भोजन बनाया है, तो उनके ध्यान में वो बात थी। आज 11 करोड़ शौचालय बना करके प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति को सम्मान दिया है। जो मां बहन आजादी के
65 वर्षों के बाद भी 2014 तक शौच के लिए उन्हें सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद जंगल में जाना पड़ता था। आज ओपन डेफिकेशन फ्री किया है देश को प्रधानमंत्री जी ने। माता के सम्मान के लिए लगभग 11 करोड़ शौचालय बना करके दिए। जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करूं तो 57 करोड़ लोगों ने देश के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खोला है। मैं जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आपको बताऊं तो ये वो अकाउंट है जिन लोगों ने 57 करोड़ लोगों ने बैंक की शक्ल नहीं देखी थी। उनके पास 500 रुपए या 100 रुपए जो डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट खुलता है वो पैसा नहीं था, उनके पास गारंटर नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना प्रारंभ की, जीरो बैलेंस अकाउंट खोला, जिसके कारण से इतना बड़ा भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वो भी बताऊंगा अभी कैसे। 57 करोड़ लोगों ने जीरो बैलेंस का अकाउंट खोला और उसमें 2.57 लाख करोड़ पैसा आज बैंकों में डिपॉजिट है, जो कि मेन स्ट्रीम इकोनॉमी ऑफ इंडिया में आकर के इन्वॉल्व होता है, जिससे कि आज भारत, जिसकी वजह से एक बड़ा कारण है कि आज भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना। और जो बात मैं ये बात बताना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संसद में कहा था कि सरकार से 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी ने केवल एक स्ट्रोक से ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार खत्म किया जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया। मतलब आधार कार्ड को मोबाइल और बैंक अकाउंट के साथ जोड़ा और गरीब आदमी को जो पैसा सरकार देती है सब्सिडी के रूप में या कई योजनाओं के रूप में या उनकी पेंशन या उनकी सैलरी, आज वो मंत्रालय से या ऑफिस से एक बटन दबता है और वो पैसा बेनिफिशियरी के सीधा अकाउंट में जाता है। कोई बिचौलिया नहीं है, ना नेता ना ब्यूरोक्रेट। हजारों लाखों करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और ये जो डेवलपमेंट की क्यों हम बात कर रहे हैं, तो मैं जो मेरे उम्र का है या मेरे से थोड़ा बड़ा है वो पूछ रहे हैं कि 47 तक इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले हो जाएगा? अगले 10 साल में नहीं हो सकता? इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि जनता के सहयोग की भी बहुत आवश्यकता है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार 24/7 24 वर्षों में ये ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जिसने एक भी छुट्टी नहीं ली है। अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो सारी रात मॉनिटर के सामने बैठ करके ये चिंता करते हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला मेरा सैनिक जो पाकिस्तान में घुस के नेस्तो नाबूद करता है आतंकवादियों को, वो सकुशल वापस आए। तो इतनी चिंता करने वाला अगर प्रधानमंत्री हमारे देश में है तो 2047 में जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने देखा है, वो 2047 से पूरा, पहले भी पूरा हो सकता है। उसके लिए जनता के और ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने समय निकाला और इतने सटीक ढंग से सारे आंकड़े आपने रख दिए। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा की जो जनता ये कार्यक्रम देख रही है तो सबको पता चल गया हुआ है उड़ीसा के लिए क्या विजन है, आगे चल के क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और जो कुछ फंसा हुआ है वो भी आगे चल के हो ही जाएगा, क्योंकि अभी तो सरकार, मोदी जी की सरकार में ना कुछ अटकता है ना भटकता है।